गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग रूल्स पढ़ चुके हैं सारे के सारे। लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बहुत सारे रूल्स देखे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग रूल्स होते हैं। उनको अप्लाई करते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जिसके अंदर हमने लास्ट इंपॉर्टेंट देखे थे कि क्रोमियम और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके अंदर कुछ वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन का रीज़न क्रोमियम के लिए तो हमने रखा था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मोर स्टेबल है, और कॉपर के अंदर हमने रखा था कि ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ मोर स्टेबल देन क्रोमियम शो 3d5 4s1 देन 3d4 4s2 की 3d4 4s2 की बजाय 3d5 4s1 क्यों होता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और दूसरा जो कॉपर है वो फुल फील्ड होता है किसकी वजह से? 3d10 4s1 है। तो ये जो होता है वो होता है फुल फील्ड की वजह से। अब बात ये आती है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बेटर होता है। तो इसके लिए हमने ये की चीज़ देखा था, half filled and full filled electronic configuration have the more symmetry and maximum एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि इनके एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हाईएस्ट होती है, प्लस इनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ड्यू टू द बोथ रीजंस दे आर हाईली स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल्स हो चुके हैं। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक अपन देखेंगे। एक ये बार बार एक ही चीज़ पूछने में आ रही है कि मैम हम नोट्स फाइनल करें क्या, नोट्स प्रिपेयर करें क्या। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे 11th क्लास का ये लेक्चर देख रहे हैं प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके लोगों की रेगुलर क्लास आ रही है। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प से उसको कर सकते हो, या फिर उसको नोट आउट कर लें। जब भी क्लास होगी देन आप उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के लिए देखो ड्वेल नेचर का एक बार पहले भी नाम आया था। ड्वेल नेचर का नाम आया था बोर मॉडल का, जब डेवलपमेंट देख रहे थे उसके अंदर आई थी कि लाइट हैव द बोथ प्रॉपर्टी। पर जो बोहर है वो कम्प्लीटली उसको मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दे पाया था। हालांकि उसने कॉन्सेप्चुअल काफ़ी बातें बोली हैं कि लाइट जो होती है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, लाइट की जो होती है वेव नेचर भी होती है, लेकिन नील्स बोर उसका मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दे पाया था कि लाइट जो होती है वो किस तरीके से नेचर शो कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए हु प्रपोज द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, देन आएगा डे ब्रॉगली। डे ब्रॉगली ने सबसे पहले ड्वेल नेचर को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था मैथमेटिकल टर्म में और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही तरीके से किया था। तो सबसे पहले देखो ड्वेल नेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस, और सब्सटेंस से मतलब ये होता है केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत माइनर पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, ऑल आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनके के लिए आप मैटर वर्ड काम में ले रहे हो। तो उन स्मॉलर पार्टिकल्स जो क्या करते हैं लाइट पार्टिकल्स की तरह ही होते हैं, उनके लिए ये होती है। हायर पार्टिकल्स के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैटर है उसके अंदर भी वेव नेचर होती है, या फिर कोई भी कंप्लीट वेव है उसके अंदर भी मैटर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो ड्वेल नेचर, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एक्सेट्रा। In 1924, in 1924, de Broglie suggests the dual nature कि लाइट एग्जिबिट वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। कि डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये रिलेशन दिया था कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है और साथ में क्या होती है, वेव नेचर भी होती है। अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of a mass having mass m and moving the velocity with v, द रिलेशन इज़, कि उसने ये बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसकी अगर वेव नेचर है, ठीक है ना, अगर कोई भी पार्टिकल है जिसकी वेव नेचर है और उसके साथ में क्या होता है, वेव नेचर के साथ में तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। ठीक है, और अगर उसके साथ में उसकी पार्टिकल नेचर है तो उसका मास m है, और वो पार्टिकल किस वेवलेंथ से, सॉरी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से। देन ही प्रपोज ए रिलेशन लैम्डा इक्वल्स h/mv। ठीक है ना, लैम्डा इक्वल्स h/mv, बट हम जानते हैं कि mv द मोमेंटम p इज़ द रिजल्ट ऑफ
रिजल्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कि m इंटू वी को हम बोलते हैं मोमेंटम, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं p हियर लैम्डा इक्वल्स h अपॉन p। ये एक रिलेशन होता है, दीज वेव्स आर कोल्ड मैटर वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं कौन सा, जिसका रिलेशन लैम्डा इक्वल्स h अपॉन p का होता है, उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं बोलोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का तो एक ही रिलेशन होता है E इक्वल्स एच न्यू। ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है मैटर वेव्स होती है। मैटर वेव्स का मतलब ये होता है कि वो वेव्स जिसके अंदर मैटर की तरह भी ट्रीट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर इक्वेशन आती है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए उसने कुछ स्टेटमेंट काम में लिए हैं, तो वो देखो। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है, डी ब्रॉगली जो है उसने प्रपोज किया है ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर के लिए उसने ये बताया कि मैटर विच फॉलो द लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी, लैम्डा वेव के लिए है, पी किसके लिए, पार्टिकल नेचर के लिए। पी इक्वल्स होता है एम इंटू वी, एम इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज़ द वेलोसिटी, एच यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ड्वेल नेचर का एक रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी। इसके अंदर ये आती है कि ये जिन पार्टिकल्स के लिए लागू होगा उसको आप बोलते हो मैटर वेव्स बोलते हो। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनमें कम्प्लीटली वेव नेचर होती है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर जैसा कुछ रिलेशन नहीं होता है। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्लांक, है ना, मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग। मैक्स प्लांक का नाम एक बार पहले भी आया था जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि मैटर पे जब डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की कुछ लाइट जो होती है, इंसिडेंट लाइट जो डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की होती है, जब उसके ऊपर क्या करेंगे अपन, लाइट सोर्स के सॉरी जब भी मैटर होती है उसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे, देन क्या होती है, हमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नॉकआउट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नॉकआउट होने का जो फिनोमिना था वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास एक आया था न्यू। न्यू क्या थी, फ्रिक्वेंसी थी, और वहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला था मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज़ ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। और हमने बोला था ई इक्वल्स एच न्यू, है ना, पहला रिलेशन निकाला था हमने। तो मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग जब वेव नेचर आप शो कर रहे हो, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग ई इक्वल्स होता है एच न्यू। कि एक वेव जो होती है उसकी एनर्जी होती है ई इक्वल्स एच न्यू, यानी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। जिस रेशियो में आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उसी रेशियो के अंदर उस वेव की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस रिलेशन इज नोन एज प्लांक रिलेशन, ई प्रोपोर्शनल एच। प्रोपोर्शनल रिलेशन को आप इक्वल में लाए, ई इक्वल्स एच न्यू। एच काफ़ी बार रिपीट हो गया, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है ना, और जूल की जगह आप रख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है ना, तो ये तो होता है वेव नेचर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ई इक्वल्स एच न्यू, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए आप बोलना चाहोगे तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया था, किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल नेचर होती है उसको शो किया था। तो सबसे पहले रिलेशन बताया था उन्होंने कि Einstein, this concept defines the particle nature of a matter. According to this, if a particle have the mass m and energy is E and its speed is c, इसकी velocity c है, मास m है, इसकी एनर्जी e है, then he proposed a relation that is E equals mc square. Here E is the energy, m is the mass, c is the velocity of that particle, then E इक्वल्स होता है mc स्क्वायर। ये जो सेकंड रिलेशन है वो उसकी क्या करेगा, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। फर्स्ट जो प्लांक स्टेटमेंट था उसके अंदर भी जो E इक्वल्स था वो एच न्यू के इक्वल्स है। यहाँ पे भी E इक्वल्स क्या है, mc स्क्वायर के हुए है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन जिनका एक जो पार्ट है, चाहे लेफ्ट पार्ट हो चाहे राइट पार्ट हो, इक्वल होता है, तो उसको हम इक्वल में ले सकते हैं। ई की वैल्यू एच न्यू के इक्वल है, ई की वैल्यू किसके इक्वल है, एम सी स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंपेयर द बोथ इक्वेशन।
ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करेंगे तो ई इक्वल्स एच न्यू इक्वल्स एम सी स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में एम ई की वैल्यू रख दो तो ई की जगह हम क्या रख देंगे एम सी स्क्वायर। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि एच न्यू इक्वल्स एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। m into c square, h nu equal m into c square. From equation first and second this relation is derived here. But nu क्या होती है, nu is the frequency. frequency क्या होती है, frequency होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए स्लिट इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड, कि एक फिक्स टाइम पीरियड में या 1 सेकेंड के अंदर एक स्लिट में से पास आउट होने वाली वेव्स का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो न्यू इक्वल्स हमने पढ़ा है सी अपॉन लैम्डा। वी नो दैट न्यू इक्वल्स होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, न्यू इक्वल्स हो गया सी अपॉन लैम्डा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, न्यू की जगह रख दिया सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल हो गया एम इंटू सी स्क्वायर। दोनों तरफ सी कॉमन है तो सी स्क्वायर से सी कैंसिल आउट हो गया। इधर हमने हमारे पास क्या आ गया, इधर हमारे पास आ गया एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स एम सी, है ना। एच अपॉन लैम्डा इक्वल एम इंटू सी। अब देखो हम दोनों ही नेचर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि लाइट जो होती है उसकी वेलोसिटी होती है लाइट जो होती है उसकी वेलोसिटी होती है सी वैक्यूम के अंदर, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर वो पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा तभी उसकी नेचर क्या होती है, दोनों कंपेयर हो पाएंगी। तो सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी की जगह पे हम वी भी रख सकते हैं, ठीक है। सी की जगह पे आप वी भी रख सकते हो। दोनों ही किसको शो करेंगे, वेलोसिटी को शो करेंगे। दोनों ही क्या करेंगे, वेलोसिटी को शो करेंगी। तो आप क्या रख सकते हो, लैम्डा इक्वल्स, है ना। तो लैम्डा इधर चला जाएगा और एम सी इसके नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, क्योंकि वी की जगह हमने क्या रखा है, सी रखा, जो वेलोसिटी को शो करेगा। अब देखें आप कि एम वी जो होता है वो क्या होता है, आपके पास होता है पी इक्वल्स एम वी। हियर पी इक्वल्स क्या होता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स हो गया एच अपॉन एम वी, और पी बराबर होता है एम इंटू मी। मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम आप इसको रिप्लेस कर दो, लैम्डा इक्वल्स आ जाएगा एच अपॉन पी। तो ये रिलेशन प्रूव किया था किसने, डी ब्रॉगली ने। एक बार मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ सारा का सारा। ड्वेल नेचर के अकॉर्डिंग क्या था, प्रपोज इन 1924। अकॉर्डिंग टू दिस ए लाइट एग्जिबिट्स वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, की एक जो लाइट होती है उसके अंदर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होती है। बट फॉर योर नॉलेज आई वांट टू टेल यू दिस ड्वेल नेचर कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होती है कि लाइट नेचर वेव नेचर इस तरीके से। सबसे पहले उसने एक रिलेशन एसोशिएट किया था, उसने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द वेवलेंथ इज लैम्डा एसोशिएट विद द पार्टिकल नेचर in which the mass of particle is m and moving with the velocity v have the relation lambda equals h upon v, की एक वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, उनके एसोशिएट करके अगर आप रिलेशन निकालना चाहोगे तो एक रिलेशन प्रपोज किया था, वो था लैम्डा इक्वल्स h अपॉन एम वी की जगह पे फिर वही कॉन्सेप्ट आई है मोमेंटम की, तो लैम्डा इक्वल्स आ गया h अपॉन p, ठीक है। ये रिलेशन को प्रपोज करने के लिए उसने दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया था। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट थी वो थी प्लैंक कॉन्सेप्ट। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह ट्रीट करती है, वेव की तरह ट्रीट करती है। और प्लैंक रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है ई प्रोपोर्शनल न्यू, यानी कि द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। ई प्रोपोर्शनल न्यू, दोनों रिलेशन को बराबर किया तो ई इक्वल्स एच न्यू आ गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, और देन क्या लिखा, एम इंटू सी स्क्वायर रखा हमने, ठीक है। दोनों रिलेशन को जब आपने कंपेयर किया है तो आपके पास आया है एच न्यू इक्वल एम इंटू सी स्क्वायर। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सी अपॉन लैम्डा की इक्वल होती है। वैल्यू पुट करी आपने,
सी से सी कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इक्वल्स आ गया एच अपॉन एम वी, देन एम वी को अगेन रिप्लेस किया है तो रिलेशन आ गया है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी। अब देखो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के पास में इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको कोई भी पार्टिकल है उसका मास और वेलोसिटी दिया हुआ हो, लैम्डा पूछ ले, हो सकता है कि उसका मोमेंटम दिया हुआ हो, वेवलेंथ पूछ ले, हो सकता है कि वेवलेंथ दिया हुआ हो, मोमेंटम पूछ ले, है ना। तो इस तरीके से एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसने ये कहा है कि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और वो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10⁻6 है। इसका मतलब उसने m दिया है और v दिया है और लैम्डा पूछा है। तो एक रिलेशन जिसके अंदर लैम्डा m v सब आते हैं, तो आपको इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन रखनी होगी। m दे रखा है, v दे रखा है, लैम्डा पूछा है, h कॉन्स्टेंट होता है। तो आपने फर्स्टली इक्वेशन लिखी है लैम्डा इक्वल्स h अपॉन एम वी, ठीक है। हमने काफ़ी बार देख लिया है कि h जो होता है वो कांस्टेंट होती है, वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। जूल सेकंड होता है तो जूल को आप kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 रख सकते हो। तो जूल सेकंड है, सेकंड से सेकंड की पावर -2 का एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड -1, ये जूल सेकंड ही है। नीचे रखा है m कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है। केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, और सेकंड इन्वर्स से क्या हो गया, सेकंड इन्वर्स कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा, कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास क्या आया है 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर आ गया, ठीक है। 31 कैंसिल आउट हो गई, कितनी बची है पावर, ऊपर कितनी बची है 3, नीचे से कितना गया 6, कितना हो गया 9। तो आप 10⁹ में भी रख सकते हो और 10⁻10 में भी रख सकते हो, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आगे पीछे करने से क्या होगा, जो अपने फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर देखा है डेसिमल पॉइंट को किस तरीके से आप मूव करोगे कि पॉजिटिव पावर आएंगी, निगेटिव पावर आएंगी, उस तरीके से। तो जो भी आपका डाटा आता है 10⁹ में निकाल रहे हो, 10 में निकाल रहे हो, 11 में निकाल रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। मास दे रखा था, ठीक है, मास दे रखा था आपको, वेलोसिटी दे रखी थी, लैम्डा आपसे पूछ रहा था, रिलेशन आपने रख दिया इसका। अगला देखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10⁻25 जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ। ये पूछना चाह रहा है कि उसका वेवलेंथ क्या है जब उसका मास दे रखा है। आप लोगों को वेलोसिटी नहीं दी है और काइनेटिक एनर्जी दी है, तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए आपको कि वेलोसिटी नहीं दी है तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है क्या। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है के इक्वल्स होता है हाफ mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स होता है 1/2 mv²। यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप जो 1/2 है उसको मल्टीप्लाई किया आपने वेलोसिटी से, तो कितना हो गया 6 इंटू 10⁻25 mv²। फिर क्या है m किसके लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के मास से इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दिया, v² की जगह सिर्फ v रखना चाहोगे तो इसका क्या ले लिया आपने, रूट ले लिया। तो हाफ mv² से आपने किसको निकाल रहे हैं, v को निकाल रहे हैं। अब देखो अपने पॉइंट पे आओ, यहाँ पे आपके पास m है, वेलोसिटी आपने निकाली है, लैम्डा आपसे पूछ रहा है, रिलेशन वही है लैम्डा इक्वल्स, है ना, लैम्डा इक्वल्स h अपॉन एम वी। h की वैल्यू रखी आपने 6.626 इंटू 10⁻34 जूल मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, सॉरी kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1, और m आपने 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसके साथ में आपने जो वेलोसिटी निकाली है वो निकाली है 812 मीटर पर सेकंड, 812 मीटर पर सेकंड निकाली है। कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो डाटा जो भी आएगा। अभी तो आपका डाटा मीटर में आएगा, अगर आप उसको नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, जिसमें भी, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जिसमें भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है आपको, तो आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बात कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, वेलोसिटी की है। दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो आपको के इक्वल्स हाफ mv² से v निकालना है पहले, देन उसकी वैल्यू पुट करनी है। बस इतना ही कॉम्प्लेक्सेशन था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था।
नेक्स्ट देखो आप इस क्लास, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे और लास्ट लेक्चर होगा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये। तो देखो आज की क्लास के अंदर अपने ड्यूअल नेचर देखा है, टेक्निकल पोर्शन था, बहुत स्लो स्पीड से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हैं उनको आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी या एडवाइज़र कोई सी भी अगर आपके पास बुक है तो उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।